हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी सीरीज़ में हमारा ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी में हमने क्लास 6 से लेकर के 12 तक पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने क्लास 6 और 7 को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूँगी, शेयर कर दूँगी, जहाँ से आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो बीपीएससी तैयारी 4 आपका सामने में है। बीपीएससी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं आयोग वाला, तो भी आप इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने अच्छे से आपको पूरा एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है और एक एक क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी के अंदर से ही पूछा भी गया है। तो ये आपने तो एनालिसिस कर ही लिया होगा कि क्वेश्चंस आपका इससे बाहर नहीं जाता है। इसीलिए मैं आपको थ्योरी पार्ट भी करवा रही हूँ। साथ ही साथ जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लूसेंट आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक एक चीज़ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट होने के बाद बहुत ही भरपूर तरीके से हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जितनी बातें मैं आपको बताते जा रही हूँ ना, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्या आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं, उसको पहले मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि क्या हमारा पूरा इस वीडियो में रहने वाला है। और एक भी जो है सिंगल लाइन आपका वो फैक्ट डेटा से भरा हुआ है। बिल्कुल आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी आपका अनइम्पॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर दी गई हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, सो दैट कि आप इसके नोट्स बना सकें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके नोट्स बनाना। तो नोट्स मेकिंग करना है और बिल्कुल क्रिप्स नोट्स आपको बनाने हैं। मैं आपको बार बार नोट्स के बारे में बताती हूँ। और अभी के टाइम पे आपको नोट्स मेकिंग करना है ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को ही प्रैक्टिस करते रहें। बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। और 8 मार्क्स आपके आते हैं जीके जीएस की मैं अगर बात करूं, जो 40 में से 8 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी आता है। आपको पता है बहुत अच्छा वेटेज रखता है और ये 8 के 8 मार्क्स आप पूरा कवर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी आगे दिखा रही हूँ कि क्या चीज़ें और हम इसके अंदर देखने वाले हैं। अभी हमने खनिज देखा, खनिज का यहाँ पे जो विशेषता है उसके बारे में बात किया गया है। खनिज के प्रकार को हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए खनिज का किस प्रकार से निष्कर्षण होता है, यहाँ से सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए खनिजों का वितरण किस प्रकार से किया गया है, कौन सा खनिज आपका किस देश में ज़्यादातर पाया जाता है, यहाँ पे सारा उदाहरण के माध्यम से दिया गया है। कौन कौन से शैल यहाँ पे जो है पाए जाते हैं, ये सब आपका यहाँ पे दिया गया। और कैसे इसका नोट्स बनाना है वो भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, आपको बताते चलूँगी किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। क्रिप्स नोट्स बनाना है, छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल पूरा यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है। ये सभी बातें मैं आपको डिस्कस करती ही रहती हूँ। तो ये पूरा यहाँ पे हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट वाइज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एशिया में आपका क्या क्या चीज़ मिलता है, कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, यूरोप का, उत्तर अमेरिका का। सीधा सीधा यहाँ से आपका क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड मैप भी आपको दिया गया है, कैसे खनिज तेल और कोयले का वितरण यहाँ पे किया गया है। तो जब ये आपको पीडीएफ दूंगी तो आप यहाँ से मैप को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं इसको भी आपको ज़रूर पढ़ना है। तो ये सब हम आपको आज करवाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, खनिज का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, किस किस में प्रयोग में आता है, एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है, ये आपका 1000 टाइम्स क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ से। तो ये सभी चीज़ें आज के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे एग्जाम में, ये आप ध्यान में रखिएगा। खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से होता है ये हम देखेंगे। शक्ति का संसाधन क्या है ये हम देखेंगे, जिसके अंदर आपका परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत होता है। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको सारे ही जितने भी परंपरागत के स्रोत हैं उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। टेबल की तरह एकदम बहुत अच्छे से जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है। और मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद कोयला के बारे में कहा गया है, फिर पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है, प्राकृतिक गैस क्या है। यहाँ पे एक एक सिंगल आपका गैर परंपरागत और परंपरागत दोनों से क्वेश्चन बनता है काफ़ी ज़्यादा। जल विद्युत से यहाँ पे फिर इसके बाद देखिए गैर परंपरागत का स्रोत भी यहाँ पे आपका दिया गया, जिसके अंदर सौर ऊर्जा आपका आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए सौर ऊर्जा का भी वैसे ही आपका पूरा टेबल के माध्यम से दिया गया कि कैसे पवन ऊर्जा आपका लाभ कैसे करता है, हानि कैसे करता है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, ये सब कुछ आपको, भूतापीय ऊर्जा, ये सब आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का चैप्टर। मैंने आपको एक यहाँ पे प्रारूप बता दिया है कि पूरा वीडियो का प्रारूप क्या रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और कितनी आसानी से आपका पूरा एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको देखने लायक बात होगी। तो यहाँ पे आपने वीडियो को अगर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिए, क्योंकि पूरा आपको एनसीईआरटी कंप्लीट यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं भरपूर तरीके से। और लूसेंट आपका बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। लूसेंट की मैं बात करूँ या फिर घटना चक्र, बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है, तो घटना चक्र की बात करूँ, ये सब ऐसे कुछ बुक्स हैं जिसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और ये सब मैं आपको अपने चैनल पे कराने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्टोरी से, आपको पता है एनसीईआरटी हमेशा ही एक स्टोरी से लेकर के इसको कनेक्ट करता है, तो इसको लेकर के हम भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या बातें यहाँ पे कही गई है। तो किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उनके पैतृक स्थान पर जा रही थी। धनबाद हमारे घर का, मेरा घर यहीं पे है धनबाद में, तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ। ये जो सीनरी आप देख रहे हैं, ये कोयले का खदान है, जो विशेष रूप से आपको झरिया वाले इलाके में देखने को मिलता है। तो इस इलाके में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट एक पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देख करके क्या होती है, आश्चर्यचकित हो जाती है और पूछती है ये इतना काला और धूल से भरा हुआ क्यों है, इतना गंदगी यहाँ पे क्यों है इस प्रकार से। तो यह कोयला खदान के निकट होने के कारण इस प्रकार से देखने को मिलता है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रहे हैं जो खनिज कोयले ले जा रहे हैं। तो सुकांत यहाँ पे उत्तर देता है। तो इस प्रकार से एक यहाँ पे कहानी को बांधा गया है ताकि आगे इसको बढ़ाया जाए। तो अब इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि खनिज क्या है, ठीक है, खनिज क्या है। तो फिर वो पूछता है, तो क्या आपने कभी नानी बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है, उसमें आटा, दूध, चीनी बहुत देखिए। अब आप सोचेंगे कि ये चीज़ें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, आपको बहुत ही बेसिक से समझ में आ जाएगा कि आखिर खनिज होता क्या है। आप खनिज का नाम तो सुनते हैं, खनिज का उपयोग किस प्रकार से होता है, बिल्कुल बेसिक आपको इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने को कहा जाता है, ताकि आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल भाषा में समझ पाएँ। अब कैसे समझाया गया है यहाँ पे वो देखिए। तो इसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिला करके क्या बनाया जाता है, बिस्किट बनाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट को खाते हैं तो क्या आप उसके अवयव को पृथक रूप में देख पाते हैं, मतलब कि क्या आप आटे, दूध, चीनी, अंडे को देख पाते हैं जब आप बिस्किट खाते हैं। तो सभी का आंसर होगा नहीं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं और वही पदार्थ आपके खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी के चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। ये जो पूरी आपकी पृथ्वी है, इसके अंदर में भी है और इसके बाहर क्रस्ट पे भी आपको मिलेगा। मेंटल कोर तो आप जानते हैं कि पूरा मेटल से बना हुआ है। मेंटल में आपका द्रव पदार्थ ज़्यादातर देखने को मिलता है और क्रस्ट वाला जो एरिया है वो आपका पूरा परपटी कहलाता है, जिसमें आपके बहुत सारे खनिज मिले हुए होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि खनिज होता क्या है। अब आगे देखते हैं कि क्या यहाँ पे और बातें कही गई हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है, ठीक है, वही खनिज है। तो प्राकृतिक रूप से ये प्राप्त होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और ये आपका मानव निर्मित नहीं है, ये आपका प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होता है, ये किसी विशेष क्षेत्र या शैल समूहों में संकेंद्रित होता है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ आसानी से अधिगम्य नहीं, मतलब यहाँ जहाँ पे बहुत आसानी से जा नहीं सकते हैं, उसका पहुँच बहुत दूर होता है, जैसे कि आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका वाला जो आपका एरिया है,
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक बात और कहा गया है कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट है वो भी खनिज है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से सीधा सीधा यही बन जाता है कि पेंसिल में कौन सा खनिज है। याद रखिए ग्रेफाइट जो है आपका वो पेंसिल में पाया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब इसमें आपको नोट क्या करना है, जब बताऊंगी तो वो आपको नोट करना है। अब जैसे यहाँ पे आपको खनिज लिखा, खनिज का यहाँ पे आप खनिज लिख के इसका यहाँ पे विशेषता में आप लिख सकते हैं कि वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, यहाँ पे देखिए खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं से निर्मित होता है और ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। इसमें किसी भी प्रकार से मानव का कोई हस्तक्षेप इसके निर्मित होने में नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर है? इस प्रकार के क्वेश्चन सीधा सीधा आपके बन जाते हैं और काफ़ी बार यहाँ पे आपका जो है विशेषताओं से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो कथन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वे अपने भौतिक गुण क्या होते हैं, तो रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों या विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है खनिज के प्रकार। तो खनिज के प्रकार क्या हैं? पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक जो है खनिज आपका विद्यमान है। संरचना के आधार पे खनिज को 2 भागों में बांटा जाता है, धात्विक और अधात्विक। ये बातें क्लियर है? धात्विक और अधात्विक। धात्विक के अंदर ही आपका लौह और एक अलोह आता है। तो इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे। तो अभी हम इसको एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक बात और बताया जा रहा है। तो शैल क्या होता है? शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन होता है। और शैल मतलब एक तरह का पत्थर जो बहुत तरह के खनिजों से मिलकर बना होता है। और शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसको हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो आपका अयस्क कहलाता है। यद्यपि 2800 से अधिक खनिज की पहचान की गई है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, जिनमें से केवल 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। तो ये डेटा जो आपको दिया गया है यहाँ पे, इसको ज़रूर नोट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं धात्विक और अधात्विक क्या है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, धात्विक खनिजों में कच्चे धातु रूप में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका बोला गया है, तो इसको आप ऐसे ही नोट करेंगे। धात्विक खनिज का, अब यहाँ पे आपको जैसे धात्विक लिखना है, ठीक है, अब यहाँ पे आप धात्विक लिखेंगे, धात्विक, तो इसके पॉइंट्स बना के आपको नोट करने हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स बना के आपको नोट करने हैं कि ये कच्चे रूप में पाया जाता है। धात्विक कठोर या ऊष्मा और विद्युत का सुचालित करता है, तो ये भी आपको ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ये भी आपको यहाँ पे नोट करना है। फिर इसमें जो भी चीज़ें बताई जाएंगी ऐसे पॉइंट वाइज आपको नोट करना, पैराग्राफ में नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे पहले क्या बात कही जा रही है। तो सबसे पहले तो ये कच्चे रूप में होती है। धात्विक कठोर पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, इसमें उद्धृति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज ये तीनों आपके क्या हैं, धात्विक हैं। तो इसका जो उदाहरण लिखा है वो भी आपको नोट करना है। अब धात्विक खनिज में लौह और अलोह ये भी एक आपका क्राइटेरिया अलग अलग दिया गया है। जैसे धात्विक के अंदर आपका लौह और अलोह, ठीक है, ये दोनों आपका दिया गया है। क्लियर है? तो लौह खनिज में क्या आ जाएगा, लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। ऐसे अयस्क जिसके अंदर लोहा पाया जाता है वो लौह अयस्क हो जाएगा। और अलोह खनिज कौन सा होता है, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, इसमें लोहा होता है। और अलोह खनिज कौन सा होगा, जिसमें लोहा नहीं होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा। क्लियर है? तो इसको आप इसी प्रकार से क्राइटेरिया वाइज करके कैटेगराइज करके नोट कर लेंगे। अब अधात्विक के अंदर आते हैं। तो अधात्विक धातुओं में, खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, इसके अंदर धातु नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, चूना पत्थर, अवरक और जिप्सम,
इन खनिजों के उदाहरण है। अधात्विक का कौन सा उदाहरण है? चूना पत्थर, अवरक और जिप्सम। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज के अंदर आता है। तो क्लियर है आपको, धात्विक और अधात्विक बहुत ही आसानी से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। आपको अभी नोट नहीं करना है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो को कंप्लीट अगर आपने एक बार अपने कानों से सुन लिया है तो आप बहुत ही आसानी से जो है लगभग 60% से प्लस आपका जो है यहाँ पे याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर सिर्फ आप लिखने पर फोकस करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। इसका जो आपको PDF दूंगी वहाँ पे आप इसको आसानी से आधा घंटा में बैठ के इसका नोट्स बना सकते हैं। तो किसी भी टाइम आप इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, धात्विक अधात्विक हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे एक बात और कहा गया है कि खनिजों को खनन, प्रवेधन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। कौन कौन सी विधि बताया गया है? खनन, प्रवेधन, आखनन। अब ये क्या है इसको भी अभी हम समझेंगे। और खनन आपके दो तरीके से किया जाता है, विवृत खनन और कूपकी खनन। जो ज़्यादा गहराई में नहीं होता, जो सामने में होता है, ऐसे खनन को हम विवृत खनन कहते हैं। कूपकी खनन होता है कि बहुत गहराई में जा कर के कूपकी खनन किया जाता है। तो एक बार यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है BPSC में, है ना। तो आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे हम विवृत खनन कहते हैं। यही बात मैंने आपको बताया, ठीक है। और गहन वेधन से कूपक कहते हैं। गहन वेधन मतलब जो गहराई में स्थित खनिज का निक्षेपण होता है, तो उसे हम कूपकी खनन कहते हैं। क्लियर है, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह आ जाएगा। पेट्रोलियम जो होता है वो बहुत ही गहराई से आपका निकाला जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब आपका आ जाएगा इसके अंदर। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे हम प्रवेधन कहते हैं। जब गहन कूपों की खुदाई की जाती है, कूप बनाने के लिए भी जो खुदाई की जाती है उसे हम प्रवेधन कहते हैं। और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे हम आखनन कहते हैं। अब तीनों बातें क्लियर है आपका यहाँ पे, तो इसको समझेंगे। यहाँ पे जो कहा जा रहा है खनन, प्रवेधन और आखनन, तो खनन तो था आपका जो खनिजों को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया थी, जो पृष्ठीय स्तर को हटा करके और एक गहराई में कूप को डाल करके खनन किया जाता है। दूसरा था क्या कि इसे बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई अगर जो की जाती है वो प्रवेधन कहलाती है। और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, खनिजों का वितरण किस प्रकार। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि आप शैल को देखकर आप बता सकते हैं कि यदि इसमें तांबा है, अगर शैल में तांबा होगा तो आपका वो नीला रंग का प्रतीत होता है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसको जानिए। ठीक है, आगे देखिए, खनिजों का वितरण किस प्रकार से होता है। तो खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेल पाए जाते हैं, कुछ कायंत्रित सेल पाए जाते हैं और कुछ अवसादी सेल। ये हमने क्लास 6-7 में भी देखा है इसको। तो आप बहुत अच्छे से, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि आग्नेय सेल आपका किसके अंदर आता है, कायंत्रित सेल किसके अंदर आता है और अवसादी सेल किसके अंदर आता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास 6 और 7 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और नहीं देखा है आपने तो आप प्लीज़ इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपका बैक टू बैक जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे वो जो है आपका स्तर बढ़ता जाता है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो छोटी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता रखा है, वो मैं यहाँ पे दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका ये चैप्टर बड़ा है, तो आप जान रहे हैं कि आग्नेय सेल, कायंत्रित सेल और अवसादी सेल क्या होता है। तो धात्विक खनिज जो होता है, जो धात्विक खनिज अभी हमने ऊपर देखा, धात्विक खनिज से आप समझ आइए कि इसके अंदर धातु है। ठीक है, धातु है, वो आपका आग्नेय और कायंत्रित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो धात्विक खनिज आग्नेय और कायंत्रित सेल समूह में पाया जाता है, ये बात आपको नोट करनी है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि कहाँ पे क्या आपका ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
अब यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले कहा गया है, इसको ध्यान से समझिए। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओरेटियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लैटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। और ये आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले उदाहरण हैं। क्लियर है? उत्तरी स्वीडन, इसमें क्या है आपका लौह अयस्क, एरोटी कनाडा में आपका तांबा और निकेल है, इसको आप अलग अलग नोट करेंगे। और दक्षिण अफ्रीका में क्या है, लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लैटिनम। ये सब आपका किस में पाया जाता है, आग्नेय और कायांतरित सेल में पाया जाता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में के अवसादी सेलों में क्या होता है, अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर पाया जाता है। कहाँ पे आपका पाया जाता है, अवसादी सेल में। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बहुत तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है इससे। ठीक है, निम्न में से अधात्विक खनिज जो है किस सेल में पाया जाएगा, तो यहाँ से ये आपको पता चलेगा। ठीक है, कि अवसादी सेल में आपका अधात्विक खनिज पाया जाता है, और धात्विक खनिज आपका जो है वो आपका आग्नेय और कायांतरित सेल में पाया जाता है। ये बातें क्लियर हैं आपको? इसको बिल्कुल अलग अलग आप इसी तरह से नोट करेंगे, ताकि आप इसको जब भी रिवाइज करें तो आपके दिमाग में क्लियर होती रहें वो चीज़ें। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप होता है। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, और अल्जीरिया के, आगे देखते हैं, और अल्जीरिया के फॉस्फोट संस्तर के कुछ उदाहरण यहाँ पे देखे गए हैं। तो फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश में चूना पत्थर, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप, और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर कुछ पाए जाते हैं। यहाँ पे खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाया जाता है। पेट्रोलियम निम्न में से किस शैल में पाया जाता है, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस प्रकार के प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर रखिएगा इस चीज़ को। खनिज ईंधन में आपका कोयला और पेट्रोलियम भी जो है वो अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी यहाँ पे सभी चीज़ें दी गई हैं, और इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। बस ध्यान देते जाइएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा। जब आप वीडियो देखेंगे 2-3 बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एशिया में देखते हैं क्या है। तो चीन और भारत के पास जो है सबसे ज़्यादा विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधा से अधिक टिन उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, टिन के बारे में बात की जा रही है। तो चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक में से एक है। तो नोट करेंगे आप एशिया में आप। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है आपका, चीन। टिन उत्पादक आपका विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक आपका कौन सा है, चीन, मलेशिया और आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या और बात कहा गया है एशिया में, तो चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादक में भी अग्रणी है। चीन में स्पेसिफिक चीन का आप ज़रूर यहाँ पे लिख लेंगे। एशिया में मैग्जीन, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। तो ये भी बात आपको नोट करना है। एशिया के अंदर पॉइंट वाइज करके, बिल्कुल आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल पॉइंट वाइज करके आपको नोट करना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी। चलते यूरोप की तरफ। तो यूरोप में विश्व में लौह अयस्क जो है वो अग्रणी उत्पादक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। ठीक है, पर यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया टिन को लेकर के। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यूरोप जो है वो विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। क्लियर है, इसको आप नोट करेंगे। और तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं।
तो ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका में देखें तो उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्र में होते हैं। ग्रेट लेक में, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, आल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं आपकी। और इसी पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला आपकी पाई जाती है, कौन सी पर्वत श्रृंखला आपकी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे ताकि मुझे ही पता चले कितना आप लोग जानकारी रख रहे हो, है ना। और चीज़ों को पढ़ते तो है पर याद रहता है कि नहीं, वो भी आपका एक समझ में आएगा। अब आगे देखिए क्या बात यहाँ पे और कहा जा रहा है। लौ अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में, कैनेडियन शील्ड प्रदेश में आपका क्या क्या है, फिर से ध्यान रखिए कि लौ अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कहाँ होता है, कैनेडियन में। 3 यहाँ पे बताया गया है ना, पहला है कैनेडियन शील्ड प्रदेश, आल्पियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। तो पहला आप जो यहाँ पे देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका में, वो कैनेडियन के बारे में दिया गया है। यहाँ पे कौन कौन सा, लौ अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा, इसका खनन होता है कैनेडियन शील्ड प्रदेश में। और कोयला आल्पेशियन प्रदेश में होता है। अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन बना देगा। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौ अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ पे अभी आपने देखा ऊपर पे कि यूरोप के बारे में बात किया गया, लौ अयस्क का सबसे अग्रणी होता है उत्पादक, लेकिन उच्च कोटि यहाँ पे कहा गया है। तो एक एक शब्द को ध्यान से समझेंगे। ब्राज़ील जो है वो विश्व में उच्च कोटि के लौ अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू के तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। चिली और पेरू जो है वो तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया जो है वो विश्व के टिन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टस और हीरा का विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है, तो वेनेजुएला, अर्जेंटीना और चिली, पेरू में और कोलंबिया में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना, प्लैटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका जो है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है। तांबा, लौ अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज भी हैं। तेल जो है कहाँ से मिलता है अफ्रीका में, तो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। पूछा जा सकता है अफ्रीका में तेल का खनन कहाँ से होता है, तो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया विश्व का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बॉक्साइट का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौ अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्ली क्षेत्र में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अंटार्कटिका की तरफ। अंटार्कटिका में विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान में कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है और ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों के पूर्वानुमान किए गए हैं। लौ अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अंटार्कटिका वैसे उतना पूछा नहीं जाएगा, आपका दिया गया है यहाँ पे, तो हमने देख लिया। अब देखिए खनिजों का उपयोग यहाँ पे आपका बताया जा रहा है।
ये आपका तैयारी 3 में, ऑलरेडी तैयारी 2 में और 1 में, तीनों में आपका यहाँ से क्वेश्चन बना है खनिज के उपयोग से। तो याद रखिएगा, आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको याद होगा इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि एल्युमिनियम का प्रयोग किस में होता है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका काफ़ी बना है इस बार भी। तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक के प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिए, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्टर्स से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। एल्युमिनियम का जो अयस्क किस अयस्क से प्राप्त होता है? बॉक्साइट। इसको नोट करेंगे आप। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से करना इंपॉर्टेंट है? तो पुनर्चक्रण से। ठीक है, पुनर्चक्रण एक बहुत ही अच्छा कारीगर तरीका है। पुनः प्रयोग करके, कम प्रयोग करके और पुनः चक्रण करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ ले कोई खनिज का नाम दे करके कि ये नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है, याद रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन है। और खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। बहुत ही समय के बाद जो है कोई भी खनिज का निर्माण होता है। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मानव जो इसका उपभोग कर रहा है, इसका जो उपयोग कर रहा है, वो बहुत ही उसकी जो मांग है खनिज की मांग बहुत हाई है। और इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर कह सकते हैं इसका जो निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये मानवीय प्रक्रिया तो है नहीं, ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनता है खुद ही। तो यहाँ पे इसका जो निर्माण का दर है वो बहुत ही ज़्यादा धीमा है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है। धातुओं का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए जिससे खनिज संसाधन को सुरक्षित या संरक्षित किया जा सके। अब हम बढ़ते हैं अपने एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। ठीक है, तो शक्ति संसाधन क्या है? तो फिर से यहाँ पे जो है आपका कहानी फिर से घूम के यहाँ आता है कि सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीज़र का बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी में इस्त्री करती है और उसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे देखिए गीज़र हो गया, ब्लेंडर हो गया, इस्त्री हो गई, ये सब क्या है? संसाधन ही तो है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ये कहानी आपको ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है सन्नी। क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव ये सब आपका संसाधन है। गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों का बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो आपका गैजेट है, जो सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। तो यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है? अब आप समझ गए होंगे कि एनर्जी रिसोर्सेस क्या है आपका, किस प्रकार से आपका जो है ऊर्जा संसाधन काम करता है। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है। तो शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? तो परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन, जीवाश्म ईंधन। परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। अब ईंधन की तरफ बढ़ते हैं। तो ईंधन उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा जो है वो ईंधन से प्राप्त होती है। ठीक है, ईंधन से प्राप्त होती है। ये डेटा आपको ध्यान रखना है कि 50% से अधिक जो है वो ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। आगे देखिए, यहाँ पे आपका टेबल जो दिया गया है इसको ज़रूर आपको अच्छे से देखना है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो खनिज तेल की हम बात करें तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस यहाँ पे दिया गया है। आसानी से परिवहनीय है, टैंकर में आसानी से खनिज तेल का परिवहन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार, तो ये लाभ के साइड में है। तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय हो रहा है। आपका ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है और बहुत ज़्यादा जो इससे एक्सीडेंटल भी देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा जो है ये इसके वजह से होती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है, तो ये इसका हानि पार्ट हो गया। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज हो गया। और यहाँ पे देखिए आसानी से वही बात यहाँ पे भी कहा गया है, प्राकृतिक गैस के लिए भी तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होता है ये आपका प्राकृतिक गैस, तेल से सस्ता भी होता है। ये भी एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से कथन से क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे देखेंगे तो ईंधन से क्या यहाँ पे आपका लाभ और हानि, तो सुप्राय है। बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है ईंधन, बहुत सारे लोगों तक ये जो है कार्य करता है, प्रयोग में लाया जाता है आसानी से। संग्रहण में अधिक समय का उपयोग लगता है, प्रदूषण फैलाने वाला है ये भी। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन इफेक्ट को प्रभावित करता है। निर्वनीकरण है। और कोयले की बात करें तो विस्तृत रूप से उपलब्ध है, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी आसानी से, ईजिली एफोर्डेबल है कह सकते हैं। और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, तो विद्युत इससे आपका विद्युत ऊर्जा भी आपका डेवलप होता है। हानि क्या है, तो प्रदूषण का स्रोत है ये भी, और परिवहन के लिए भी भारी है ये। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि कोयले से आपका जो है चलता था ट्रेन वगैरह भी, तो परिवहन के लिए बहुत ही भारी है ये भी कह सकते हैं। विद्युत जल विद्युत की बात करें तो प्रदूषण मुक्त होता है ये, इसका ये लाभ है। सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है जल विद्युत, और सस्ता भी होता है, तो ये इसका लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है जल विद्युत का, बहुत बार पूछा जाता है। हानि क्या है, तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में खर्चीला होता है। इसको स्थापित करने में खर्चीला होता है, पर जन सामान्य नागरिकों के लिए सस्ता पड़ जाता है। तो ये थे कुछ लाभ और हानि जो आपके ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए हैं। तो उसे ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो पौधे और जानवरों के अवशेष जो कई सालों, लाखों सालों तक धरती के अंदर दब के ही वहाँ पे उससे क्या बन जाता है, जीवाश्म ईंधन बन जाता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है आपके परंपरागत स्रोत के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। अब इन खनिजों के भंडार क्या है, वो सीमित हैं। आपको पता है परंपरागत है और ये आपका भंडार बहुत ही सीमित है, और विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है, ये बहुत ही जल्द समाप्त भी हो जाएगा, ऐसी चिंता भी जताई जा रही है। कोयले की बात करें तो कोयला क्या है, यह बहुतायत पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है।
कोयला क्या है आपका, जीवाश्म ईंधन के अंदर आता है। इसका उपयोग यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, जो चीज़ें मैं आपको ऐसे अंडरलाइन कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ के आपको नोट करना है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, जलवाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा भी कहते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोयला जिसे हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी के परतों में दबने से बना है। ठीक है, कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान, तो यहाँ तक क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला में देखिए, ये आपका एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। कोयला भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिमी बंगाल, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में, ये सब जगह आपका इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम यहाँ पे आपका, यहाँ पे जैसे कार वगैरह जो चलता है, साइकिल में भी दिया जाता है इसको स्मूथ करने के लिए। और यहाँ पे ये सब आप जानते हैं, जो काले काले द्रव का होता है वो पेट्रोलियम होता है आपका। और यह शैलों की परतों के मध्य में पाया जाता है। यह इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इस परिष्करणशाला में इसको भेजा जाता है और फिर वहाँ से वो अपरिष्कृत पेट्रोलियम जो है उसको उसके प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक, इस प्रकार की चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो जैसे रिफ़ाइन होते जाता है तो मोम बन जाएगा, प्लास्टिक बन जाएगा, इस प्रकार से कई तरह की चीज़ें इससे बनाई जाती है। और इससे बने जो उत्पाद है उसको काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने जो उत्पाद है उसको काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक की बात करें तो ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर, ये जो 4 देश हैं ये आपके मुख्य उत्पादक के रूप में हैं। और कुछ मुख्य अन्य उत्पादक की बात करें तो यूएसए, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया पाए जाएंगे। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो असम में डिगबोई बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई में बम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा में भी जो है, डेल्टा क्षेत्र में भी आपका पाया जाता है। अब आगे आपका प्राकृतिक गैस है, इसको भी देख लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम निक्षेप के साथ ही पाई जाती है और ये इसको तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। इसको छोटा छोटा पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड जो है प्राकृतिक गैस के लिए प्रमुख उत्पादक देश के रूप में आपका ये शामिल है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। विश्व में बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। ये भी मतलब बहुत कम मात्रा में आपका ये पाया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी जो है एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है क्योंकि पेट्रोलियम जो है और डीजल की तुलना में कम प्रदूषित होती है। क्लियर है? आगे देखिए, हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर में इसकी समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले जो विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। तो जीवाश्म ईंधन से जो पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरे की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है और ये विषैला होता है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है। अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो जीवाश्म ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। तो क्या है आगे इसको हम देखते हैं। जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत में आपका बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है और बांध के अंदर
अब यहाँ पे बांध में वर्षा जल जो है वो ऊंचाई से गिरेगा, तभी तो वो प्रेशर आपका होगा जो टरबाइन के ऊपर गिरता है। तो बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है, और जिससे क्या होता है, इसके प्रेशर की वजह से वो घूमता है और ऐसे घूम घूम के जो है वो विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। ठीक है, भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। भाखड़ा नागर डैम जो है, जल विद्युत केंद्र की बात करें, भाखड़ा नागर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, ये कुछ परियोजनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चारों के आप जो है कौन से नदी में ये परियोजना आपकी बनाई गई है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भाखड़ा नागर, गांधी सागर, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है और चारों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। चारों का आप मुझे नदियों का नाम भी बताएंगे कि किस नदी में ये परियोजनाएं आपकी बनाई गई हैं। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? नॉर्वे। तो ये पॉइंट आपका, ये जो फैक्ट दिया है इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन से बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या होता है? ये आपका फैमिलियर होता है और ये आपका प्रदूषण पैदा, इसके अतिरिक्त उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है और इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय है और इसका उपयोग आवश्यक है। तो सौर ऊर्जा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम गैर परंपरागत स्रोत को देखेंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो इसको देख के हमारा आज का क्लास एंड होगा। तो सौर ऊर्जा पहले हम देख लेते हैं। सौर ऊर्जा जो है, यहाँ पे आपका एक फैक्ट और दिया है तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा जो है वो स्कॉटलैंड में है। तो ये भी आपका एक फैक्ट दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण वाले जो क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक होता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे सोलर पैनल लगाया जा रहा है, जो इसी का एक उदाहरण है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। तो कई प्रकार से इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। तो क्या है इसको आप देखिए, लाभ और हानि वाला चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पवन ऊर्जा की बात करें तो ये प्रदूषण मुक्त होता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत लगती है और सुरक्षित और साफ भी होता है। हानि की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण फैलाता है ये पवन ऊर्जा, और पवन चक्कियों को स्थापित करना जो होता है वो महंगा होता है, और रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न करता है। पक्षियों के लिए हानिकारक होता है क्योंकि ये जो पंखी इसके हमेशा चलती रहती है तो काफ़ी जो है पक्षी इसके चपेट में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सौर ऊर्जा की तरफ। सौर ऊर्जा का क्या लाभ है? तो असामाप्य है, ये कभी समाप्त नहीं होगा, नवीकरणीय है और प्रदूषण मुक्त है। सौर ऊर्जा खर्चीला तो होता ही है, हानि यही है कि इसका बहुत ये कॉस्टेज होता है इसका, और स्रोत के विसरित होने में ऊर्जा की बर्बादी भी होती है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ये प्रदूषण मुक्त है, असामाप्य है ये भी। हानि की बात करें तो वन्य जीव का आवास नष्ट हो रहा है इसकी वजह से ज्वारीय ऊर्जा, और दोहन में कठिन है ये। इसके बाद ये परमाणु ऊर्जा।
परमाणु ऊर्जा के क्या लाभ है? तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन इससे किया जा सकता है। हानि क्या है? तो रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना और खर्चीला भी होता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है वो आपका खर्चीला होता है, ये आप ध्यान में रखें। लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत, अगर उसकी मात्रा में देखा जाए तो कुछ कम भी होता है। बायोगैस की बात करें तो ये कम लागत में होता है, उपयोग में आसान होता है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन बढ़ता है इसमें। और हानि क्या होता है? तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ग्रीन इफेक्ट को यहाँ पे ये इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध होता है भूतापीय ऊर्जा। और हानि क्या है? तो शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है। तो यहाँ पे इसके कुछ लाभ और हानि हमने देख लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस पॉइंट को हमने डिस्कस कर दिया। अब देखते हैं पवन ऊर्जा में आगे क्या बातें कही गई है। तो पवन ऊर्जा का एक समाप्ति स्रोत है ऊर्जा का, और पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से किया जा रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं जो हैं वो पवन चक्की को घुमाती है और विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फॉर्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं बह रही होती है, वहाँ पर ये स्थित होती है। ठीक है, अब हम बताएं तो पवन का फार्म कहाँ पे ज़्यादातर है? तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है ये। और आगे बढ़ते हैं, आगे है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये भविष्य के लिए और ज़्यादा आप देखेंगे इसका यूज़ होगा, अभी कम है। आणविक ऊर्जा संयंत्र देखिए, ये कलपक्कम में आपका है, यहाँ पे आणविक ऊर्जा संयंत्र, वो उसकी पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे आप देखिए यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रन में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर से नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप। ठीक है, भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप मिलते हैं, और थोरियम जो है वो विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, और राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश के नरोरा और कर्नाटक में आपका ये कैगा है। कर्नाटक में कैगा। तो ये एक बार जगह आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। भारत की बात करें तो तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा। भूतापीय ऊर्जा में देखें तो ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है, जो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। कैसे? तो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह को गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोत के, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसका यूज़ होता है। पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे आपका देखिए दिखाया गया है कि विखंडन द्वारा ऊष्मा यहाँ से आपका कैसे ये जो है टरबाइन क्रिएट करता है, और ये जनरेटर आपका यूज़ होता है विद्युत उत्पादन में। तो ये आपका एक पूरा प्रोसेस दिखाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका जो है यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो ये दोनों ही नाम आप ज़रूर नोट कर लेंगे।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया। देखिए किस प्रकार से ये काम करता है, ये पूरा यहाँ पे आपका पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है भूतापीय ऊर्जा का। ठीक है, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा की अगर हम बात करें, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन जो है वो फ्रांस में बनाया गया था। ज्वारीय ऊर्जा क्या है, तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध का निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार कैसे, देखिए यहाँ पे किया जाता है, जनरेटर उसी तरह, ठीक आपको उसी तरह टरबाइन लगा के हर जगह उसी तरह से यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो उच्च ज्वार के समय में जो ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र है। अब आपका आगे है बायोगैस। बायोगैस क्या है, तो बायोगैस जैविक अवशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट और गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अवशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं और जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, बायोगैस में किसका मिश्रित रहता है, ये तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रति वर्ष बढ़ती मात्रा जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है और इससे हमें प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकते हैं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है और अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य का सुनहरा बनाएं। तो यहाँ पे ये पूरा आपका चैप्टर जो था आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं इसको ज़रूर आप बनाएंगे खुद से और इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर आपको खुद से देखना है, समझना है। और यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से आपको पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।